हेलो एवरीवन। अगर आप भी सीटेट फरवरी 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल पास है और इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिवीजन कैसे करें। अगर आपके पास समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है और पॉलिटी अभी भी कंफ्यूजिंग लगती है तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए ही है। इस महामैराथन में क्लास 6 पॉलिटी के सभी चैप्टर शॉर्ट, सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से कवर किए गए हैं ताकि आप सीटेट में 6 से 9 नंबर आराम से निकाल सकें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर मिनट आपके स्कोर को बढ़ाने वाला है। विविधता की समझ। आपने अक्सर सुना होगा विविधता में एकता या फिर अनेकता में एकता। ये जो सेंटेंस है वो अपने आप में क्या है, गहरा अर्थ रखता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में खान पान की बहुत विविधता देखने को मिलती है, जैसे नॉर्थ इंडियन डिश या फिर साउथ इंडियन डिश मिलता है। ये खाने के क्या है, प्रकार हैं और ये अपने आप में क्या होते हैं, लाजवाब होते हैं। ये क्या हो सकता है, विविधता का पहलू हो सकता है। विविधता का मतलब है कि जिसमें कहीं से हीन भावना नजर न आए, खुद को लोग गौरवान्वित महसूस करें उस काम को करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। जैसे पहनावा, आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग रहते हैं उनका पहनावा अलग है, साउथ इंडियन लोगों का पहनावा अलग है, कश्मीर में रहने वाले लोगों का पहनावा अलग है। तो पहनावा में भी आपको क्या दिखाई देता है, भिन्नता दिखाई देती है। इसी प्रकार से धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग आपको भारत देश में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम भाषा को लेकर के बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे देश में भाषा की विविधता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे एक ही राज्य में कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं और आपस में बोलते हैं, यानी एक ही राज्य में कई तरह की भाषाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। आदि की भिन्नताएं भी हैं। तो आपने समझा विविधता के बारे में कि खान पान की विविधता हमें देखने को मिलती है, पहनावा की विविधता देखने को मिलती है, धर्म की विविधता देखने को मिलती है, भाषा की विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, और इसको हमने समझा भी। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है गैर बराबरी यानी असमानता। गैर बराबरी या असमानता क्या है, ये किसी के पास सब कुछ का होना और किसी के पास कुछ का ना होना, यही क्या है, गैर बराबरी है। जैसे किसी के पास धन, जमीन, अवसर आदि हैं, जैसे उसके पास नौकरी है, वो अमीर है, उसके पास धन भी ज़्यादा है, यानी उसके पास सब कुछ है। और किसी के पास क्या है कि गरीब है वो व्यक्ति, उसके पास नौकरी नहीं है, पैसे का अभाव है, तो ऐसे में वो क्या है कि गरीब है। तो यही क्या है, गैर बराबरी है, असमानता है। किसी के पास धन, जमीन, अवसर आदि सब कुछ का होना और किसी के पास न होना, यही क्या है, गैर बराबरी है। जैसे इसका एक बेहतर उदाहरण दिया गया है अमीरी गरीबी। जाति व्यवस्था आदि असमानता या गैर बराबरी के उदाहरण हैं। जाति व्यवस्था और आदि भी क्या है, गैर बराबरी के उदाहरण हैं। देखिए, जाति व्यवस्था कैसे गैर बराबरी या असमानता का उदाहरण है। तो जाति व्यवस्था गैर बराबरी इसलिए है क्योंकि इसमें लोगों को जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा माना जाता है। अलग जातियों को अलग काम बांट दिए जाते हैं और कुछ जातियों को शिक्षा, सम्मान और अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। इससे समाज में भेदभाव, छुआछूत और असमानता पैदा होती है। इसका एक उदाहरण भी आपकी बुक में दिया गया है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है, आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता, इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। ये आपकी बुक का उदाहरण था। और देखिए, जाति व्यवस्था जो है प्राचीन समय से चली आ रही है, तो गैर बराबरी की पॉइंट को भी आपने समझा। अगला की पॉइंट जो है वो ये है कि विविधता से अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस बात को आप कैसे समझेंगे कि विविधता जो है वो हमें अलग अलग चीज़ों की जानकारी उपलब्ध कराती है, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी खास पहचान होती है। जैसे दक्षिण भारत में इडली डोसा खाई जाती है, वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग मिलता है। कहीं लोग हिंदी बोलते हैं तो कहीं तमिल, मराठी या बंगाली। इन सब उदाहरणों से हम सीखते हैं कि अलग अलग जीवन शैली और परंपराएं मिलकर हमारा ज्ञान और अनुभव बढ़ाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है कि भारत में विविधता, दिया गया है कि भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न भाषा, धर्म, त्यौहार, खाना आदि आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि
हम बात करें कि जो भारत है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और अलग तरह का भोजन करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबका उद्देश्य क्या है, एक ही है। क्या? एकता, खुशहाली और सांस्कृतिक समृद्धि। बस सभी के माध्यम क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यही विविधता भारत को क्या करती है, खास और मजबूत बनाती है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। हम विविधताओं को कैसे समझें, तो इसमें ये बताया गया है कि पुराने समय में लोग जो थे वो अनेक कार्यों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोगों की नई जगह पर बसने से वहाँ मिश्रित संस्कृति उभरती थी या संस्कृति में विविधता आती थी। जैसे बताया गया है कि लोग जो थे वो यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जगह की तलाश में या फिर व्यापार के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। या इसका कारण यह भी हो सकता है कि सूखा पड़ गया कहीं या अकाल की स्थिति आ गई, तब वो लोग अपना घर बार छोड़ देते थे और दूसरी जगह पर चले जाते थे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग नई जगह की तलाश इसलिए करते थे क्योंकि युद्ध हो गया या फिर किसी काम की तलाश में वो लोग नई जगह पर जाकर बसते थे। अब देखिए, लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें जो पुराने ढर्रे पे ही चलते रहते थे उसे भी रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, वो यहाँ पर जाकर बस रहा है तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर के जा रहा है और जहाँ वो बस रहा है वहाँ की भी कुछ संस्कृति को वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा और इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, मिश्रित संस्कृति वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यही बताया गया है कि लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ चीज़ें वो नई जगह की अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें वो पुराने ढर्रे पे ही चलते रहते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण हो जाता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे यही क्या होती है, एक मिश्रित संस्कृति हो जाती है। तो संस्कृति में क्या कहने का मतलब है कि विविधता आ जाती है। किसी क्षेत्र की विविधता पर वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का प्रभाव होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन शैली जो है वो अलग होता है और समुद्री क्षेत्र के लोगों का जीवन शैली उनसे एकदम अलग होता है। तो यही बताया गया है कि विविधताओं पे, किसी भी क्षेत्र की विविधताओं पर वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो उदाहरण के लिए आप देखिए कि समुद्र के पास में रहने वाला व्यक्ति और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले व्यक्ति में बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े आपको अलग अलग दिखाई देंगे, बल्कि खाने पीने की आदतों में भी आप फर्क देखेंगे। बल्कि यह भी आप देखेंगे कि इन दोनों क्षेत्रों में काम वो जो करते हैं वे भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये सारी चीज़ें ही आपको बताई गई हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पे वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसी विभिन्नता को समझने के लिए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण दिए गए हैं और उसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट दिया गया है वो लद्दाख के बारे में बताया गया है कि लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा है। यह क्या है, एक पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है जो लंबे समय तक क्या होता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पर वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है और वर्षा बहुत कम होगी और काफ़ी समय तक यह क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख, तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, खेती बहुत कम होती है, पेड़ यहाँ पर बहुत कम होते हैं, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी खान पान की शैली क्या होगी, अलग होगी। तो उसी के बारे में बताया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और ये ऊन जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। इसलिए पश्मीना शाल जो है वो बहुत ही महंगी मिलती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पे आपने देखा कि पश्मीना शाल जो है वो एक खास किस्म की बकरी ये लोग पालते हैं लद्दाख के लोग, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और ये ऊन जो होता है वो काफ़ी कीमती होता है और इसी से पश्मीना शाल बनाई जाती है जो कि काफ़ी महंगी होती है। और ये लोग जो लद्दाख के लोग हैं वो बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और फिर इससे शॉल बनाते हैं और पश्मीना शालें जो हैं वो क्या करते हैं, व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं, ऐसा कहा गया है। अगर आगे आप इसी में देखेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक जो परिवार है उसके पास गाय, बकरी एवं याक होते हैं। यहाँ के लोग भोजन के लिए मुख्यतः दूध से बने पदार्थ और मांस पर आश्रित होते हैं। ठीक, ये चीज़ आप देखेंगे। अब देखिए ये भी एक पॉइंट आप ध्यान देंगे कि यहाँ बहुत सारी घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर व्यापारी लोग मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे। यानी रेगिस्तान होने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। जो लद्दाख है वो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, ठीक है, जिससे गुजर करके मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज हम क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही क्या होता है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पर करीब 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ। आज अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मुसलमान मिलते हैं, ठीक है। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म में तिब्बत पहुंचा और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो इस फैक्ट्स को आप याद रखेंगे कि जो लद्दाख है उसी के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। और दूसरा फैक्ट आप याद रखेंगे कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। अब छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है, ये बात आप सामान्य रूप से समझ पाएंगे कि लद्दाख और तिब्बत में आपको कुछ चीज़ों की समानता देखने को मिलेगी, इसीलिए इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। यहाँ पर करीब 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ। आज अच्छी खासी संख्या में मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का काफ़ी मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर क्या करते हैं, नाटक खेलते हैं, ठीक है। जो तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा लद्दाख में प्रचलित है और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये थी लद्दाख के बारे में जानकारी। अब आगे आप केरल के बारे में जानकारी देखेंगे। आपने पढ़ा कि जो लद्दाख है उसके बारे में आपने देखा, लद्दाख के बारे में, कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका था। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल कम होती थी, तो पेड़ भी आपको कम देखने को मिलते थे। और यहाँ के लोग पश्मीना ऊन से शाल बनाते हैं और उस शाल को ये लोग बेचते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो खाने पीने की चीज़ों में ये दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, छेना एवं मांस खाते थे। यहाँ पर हर एक परिवार में आपने लद्दाख में देखा कि गाय और बकरी, याक, ये सब आपको देखने को मिलते थे। और छोटा तिब्बत भी लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख में गानों और कविताओं का काफ़ी मौखिक संग्रह है। तिब्बत का जो ग्रंथ केसर सागा है वो लद्दाख में प्रचलित है। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं तथा इस पर नाटक खेलते हैं। अब हम केरल के विषय में जानकारी इकट्ठा करते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। आप देखें तो केरल यहाँ पर बसा हुआ राज्य है और यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों मतलब एक तरफ समुद्र से और एक तरफ पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। और यही मसालों के कारण यह क्षेत्र जो है वो व्यापारियों के लिए आकर्षक का केंद्र बना रहा। सबसे पहले अरबी और यहूदी जो थे वो व्यापारी केरल आए थे। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे कि जो केरल है वो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक राज्य है। एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ी है और उससे यह घिरा है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ही यह जो क्षेत्र है वो व्यापारियों के लिए काफ़ी आकर्षक बना रहा। सबसे पहले अरबी और यहूदी जो थे व्यापारी वो केरल आए थे।
ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें बताया गया कि सबसे ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता अरब करीब 700 साल पहले यहाँ आए। अपनी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने केरल में मुसलमान समुदाय के बहुत इज्जत के बारे में लिखा है। इब्न बतूता के बारे में एक फैक्ट दिया गया है कि ये अरब के थे और करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपनी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने केरल में मुसलमान समुदाय की बहुत इज्जत के बारे में लिखा। ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में भी बताया गया है कि वास्को डी गामा, अब एक चीज़ जान लीजिए कि जो केरल है वहाँ का प्रमुख त्यौहार जो है वो ओणम है और उस दिन नाव प्रतियोगिता होती है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से केरल पहुंचे। उसके बाद पुर्तगाली और यूरोप वासियों को भारत आने का समुद्री मार्ग मिला। केरल में चावल की खेती अधिक होती है। लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। लद्दाख में लोग क्या करते थे, दूध से बने पदार्थ खाते थे, जैसे मक्खन या छेना, चीज़ जिसको आप कहते हैं खास तरह का छेना होता है, और मांस पर निर्भर रहते थे। पर केरल में चावल की खेती अधिक होती है, इसलिए लोग यहाँ पर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। दोनों क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति अलग, ऐतिहासिक प्रभाव एक जैसा है। केरल मसाला के लिए क्या किया, व्यापारियों का आकर्षक केंद्र बना रहा। तो वहीं पर अगर आप लद्दाख की बात करें तो वह ऊन के लिए आकर्षक केंद्र बना रहा। सांस्कृतिक जीवन पर इतिहास एवं भूगोल का प्रभाव देखने को मिलता है। आज भी हमारे रीति रिवाज एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। कदम कदम पर सांस्कृतिक विविधताएं दिखती हैं। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुषों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ा था। तो यही क्या है, विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है भारत को। कैसे? आपने देखा कि भारत जब गुलाम था अंग्रेजों का, तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनकी काफ़ी विविधताएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक, मगर लोगों ने दिखला दिया कि और इस तरह मान लीजिए उन्होंने सोचा कि वो फूट डाल करके शासन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी विविधताएं हैं, और इस तरह उनका राज काफ़ी समय तक चलता भी रहा। मगर लोगों ने एकजुट होकर यह दिखला दिया कि चाहे वो कितनी ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे सभी क्या है, एक हैं। तो यही यहाँ की क्या है, अनेकता ही भारत की क्या है, ताकत है। अनेकता में एकता का विचार नेहरू जी ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा जो राष्ट्रगान है वो भारतीय एकता की पहचान है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर फर्स्ट हमने कवर किया है, सेकंड चैप्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि बहुत कम समय में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर की समरी को पढ़ते हैं और आसानी से समरी को समझते हुए आप पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स को समझ जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम पाठ पर चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है विविधता एवं भेदभाव। पिछले ही अध्याय में हमने विविधता के बारे में जाना था। विविधता एवं भेदभाव को लेकर के इस चैप्टर को डिस्कस किया गया है। पहला की पॉइंट दिया गया है कि भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में सभी धर्मों के अनुयायी रहते हैं। यहाँ 1600 भाषाएं बोली जाती हैं तथा 100 से भी अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो भारत है वो विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह का भोजन यहाँ पर देखने को मिलता है, रहन सहन की शैली अलग अलग है लोगों की, ठीक है, और बहुत सारे नृत्य भी अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, 8 जो धर्म है वो कौन कौन से धर्म हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन,
पारसी और यहूदी लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। और भारत में करीब 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जो अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों की क्या है, अपनी पहचान है। इसके अलावा यहाँ पर 100 से अधिक पारंपरिक नृत्य रूप मिलते हैं, जो भारत की संस्कृति को और ज़्यादा समृद्धि की ओर ले जाते हैं। तो ये बातें इसके पॉइंट में बताई गई है। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्या है, आप समझ लीजिए कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, अगर किसी के बारे में पहले ही हम कोई राय बना लें तो वही क्या है, पूर्वाग्रह कहलाता है। और ये अधिकतर आपको मैक्सिमम टाइम ये क्या है, नकारात्मक रूप में ही प्रयुक्त होता है। जैसे किसी की जाति के आधार पर हम ये राय बना लें कि फला जाति के लोग पढ़ नहीं सकते, तो यह क्या है, एक गलत और नकारात्मक पूर्वाग्रह है। या फिर आप लिंग के आधार पर पूर्वाग्रही हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि लड़कियां जो हैं वो गणित में कमजोर होती हैं, तो ये भी क्या है, एक पूर्वाग्रह है। ठीक, या फिर हम धर्म के आधार पर पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि किसी धर्म के लोग एक ही जैसा, जैसे किसी एक धर्म के लोगों को एक ही जैसा मान लेना, जैसे उस धर्म के लोग भरोसेमंद नहीं होते, ऐसा अगर हम किसी धर्म के बारे में सोचते हैं तो ये भी क्या है, हमारा पूर्वाग्रह है। या फिर गरीब बच्चे को देखकर यह सोच लेना कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, ठीक है, या उसकी वेशभूषा, उसके कपड़े फटे हैं तो उसे देख करके सोच लेना कि ये क्या है, कि ये पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, तो ये हम क्या है, इसके प्रति क्या है, पूर्वाग्रही हैं। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है तो आप पूर्वाग्रही हो जाते हैं उसके प्रति कि वो व्यक्ति अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो वो क्या है कि मतलब वो पढ़ने में अच्छा नहीं है या मतलब बुद्धिमान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पूर्वाग्रह है। ठीक है, हो सकता है वो अंग्रेजी नहीं जानता है, बाकी वो आपसे बेहतर चीज़ें जानता हो, आपसे बेहतर चीज़ों में अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं है कि अंग्रेजी कोई नहीं जानता तो वो अच्छा नहीं होगा पढ़ने में या फिर बुद्धिमान नहीं होगा। ये चीज़ें गलत है। तो अगर ये मान लेते हैं हम कि अगर अंग्रेजी नहीं जानता और वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, तो यही क्या है, पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह क्या होता है, ज़्यादातर समय पर ये क्या होता है, नकारात्मक होता है। अब नेक्स्ट की पॉइंट में बताया गया है कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धर्म, चमड़ी के रंग, क्षेत्र, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका आदि। ठीक, जैसे इसमें बताया गया है कि लोगों के धर्म को लेकर के हम क्या होते हैं, पूर्वाग्रही हो सकते हैं कि फला धर्म का व्यक्ति है तो ये क्या है, भरोसेमंद नहीं है, तो ये क्या है, एक पूर्वाग्रह है। फिर चमड़ी के रंग को देखकर हम, जैसे मान लीजिए किसी एक रंग की चमड़ी को हम अच्छा मानते हैं तो हम पूर्वाग्रही हो जाएंगे कि इसी रंग का जो व्यक्ति है वही अच्छा होता है, तो ये क्या है, पूर्वाग्रह है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र को हम अच्छा मान लेते हैं, ठीक, किसी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसे बहुत अच्छा समझ रहे हैं, अन्य क्षेत्रों को हम मानते हैं कि यहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं हैं, तो ये क्या है कि क्षेत्रों को लेकर के हम क्या है, पूर्वाग्रही हैं। उसी प्रकार से बोलने का तरीका जो है उसको लेकर भी हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं कि अगर कोई अंग्रेजी नहीं जानता है तो वो क्या है, कम पढ़ा लिखा है, तो ये भी क्या है कि पूर्वाग्रह है हमारा। कपड़े पहनने का तरीका कि अगर वो मान लो फटा पुराना कपड़ा पहना है, अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, तो वो क्या है कि पढ़ने में अच्छा नहीं है। ये तमाम तरह की चीज़ें जो हम अपने मन में बना लेते हैं धारणा, तो वही क्या है, पूर्वाग्रह है। तो यही बताया गया है कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धर्म, चमड़ी के रंग, क्षेत्र, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका आदि। अब आगे कहा गया है कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। जो हमारा समाज है उसमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। जैसे हमने देखा कि पहले ही बताया गया कि समाज में क्या है कि जब लड़के और लड़कियों को अलग अलग मान करके बराबर हम अवसर नहीं देते हैं, एक को ज़्यादा और दूसरे को कम महत्व देते हैं, तो इसी को हम भेदभाव कह सकते हैं। जैसे बहुत बार देखा जाता है कि लड़कों को स्कूल भेजा जाता है लेकिन लड़कियों से कहा जाता है कि घर का काम सीखो, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या है, साफ साफ भेदभाव है। ठीक है, या लड़कियों से कहा जाता है कि रसोई का काम करो, लड़कों से कहा जाता है कि आप बाहर का काम करें, जबकि दोनों काम कोई भी कर सकता है, तो ये क्या है, भेदभाव है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के भेदभाव आपको देखने को मिलते हैं कि लड़कों को देर रात बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है पर लड़कियों को कहा जाता है कि मत जाओ, ठीक नहीं है, तो ये भी क्या है, भेदभाव का उदाहरण है। इसी प्रकार करियर के क्षेत्र में अगर आप देखें तो बहुत बार कहा जाता है कि पुलिस, सेना, ठीक है, ये सब नौकरियां जो होती हैं वो मतलब कि अच्छी नहीं है, ठीक है, इस क्षेत्र मतलब लड़कियों के लिए ये सही नहीं है, तो ये क्या है कि भेदभाव दर्शाया जा रहा है। तो यही कहा गया कि हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं।
हम किसी खास धर्म, देश या लिंग के कारण लोगों को गलत समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में धारणा बना लेते हैं, तो वही क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे कि जब हम किसी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं, सभी लोगों को, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कोई किसी खास देश का है, मान लीजिए कि हम ये कह दें कि कोई अफ्रीका का है, तो वो अच्छा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से हम मिले और उससे हम बातचीत की, वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या ये मान लें कि सारे अफ्रीका के लोग ही गलत हैं। तो ये हम क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा बना लिए। इसी प्रकार से अगर कोई अमेरिका का है तो उससे मिलकर हमें अच्छा लगा, तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, अमेरिका के जितने व्यक्ति होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये क्या है, हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है। तो ये क्या होता है कि नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, हमारी रूढ़िबद्ध धारणा, जैसे कि हमने अफ्रीका के किसी व्यक्ति से मिलकर ये धारणा बना ली कि अफ्रीका के लोग मतलब खराब होते हैं, अगर वो खराब निकला व्यक्ति तो, और किसी अमेरिका के व्यक्ति से मिलकर हमने कहा कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है, यानी सारे अमेरिका के लोग अच्छे होते हैं। तो ये हमारी रूढ़िबद्ध धारणा सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। इसी प्रकार से किसी विशेष धर्म के लोगों को लेकर के धारणा बना लेना कि इस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इस धर्म के लोग अच्छे होते हैं, तो ये भी रूढ़िबद्ध धारणा होती है। या लिंग के आधार पर कि लड़कियों के लिए धारणा बना लेना, ठीक है, लड़कों के लिए धारणा बना लेना। तो जैसे कि एक बुक में ये पॉइंट दिया गया है कि मुस्लिम समुदाय के बारे में अवधारणा यह है कि वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, जबकि अध्ययन दिखाता है कि गरीबी के कारण ऐसा होता है। यानी कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मुस्लिम समुदाय के बारे में ये धारणा बना लेते हैं कि ये लोग लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, परंतु हमें एक अध्ययन से पता चला कि ये इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि ऐसा गरीबी के कारण होता है। ठीक है, गरीबी के कारण ये लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते। असमानता और भेदभाव नेक्स्ट आपका टॉपिक है, असमानता और भेदभाव। इसमें पहला की पॉइंट दिया गया है कि जब हम पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तब भेदभाव पैदा होता है। असमानता से भी भेदभाव पैदा होता है। अब देखिए, इस पॉइंट को समझने से पहले भेदभाव और असमानता समझ लीजिए। भेदभाव क्या है, किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना, ये क्या है, भेदभाव है। जैसे कि कोई क्रिकेट का खेल है तो इसमें कह देना कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती, ठीक, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो इस गतिविधि में अगर हम भाग नहीं लेने दे रहे हैं, लड़कियों को रोक रहे हैं, तो ये क्या है, भेदभाव है। असमानता, आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर होना, ठीक है, अगर किसी की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है तो वो उसको क्या है कि वो बराबर नहीं है, जैसे अमीर गरीब, ठीक है, तो ये असमानता का पॉइंट हो सकता है। तो इसी के बारे में कहा गया है कि जब हम पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तब भेदभाव पैदा होता है। असमानता से भी भेदभाव पैदा होता है। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर हम क्या करते हैं कि व्यवहार करने लगते हैं, तब भेदभाव और असमानता पैदा होता है। और दोनों चीजें हमने बता दिया। भेदभाव क्या है, किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकना, और असमानता आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर होना। दलित का अर्थ है दबाया गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों ने दलितों को दबाकर रखा। भेदभाव का सामना करने पर जाति व्यवस्था एक प्रकार की सीढ़ी का रूप है। सीढ़ी में ऊपर ऊंची जाति या उत्कृष्ट और नीचे अछूत या अयोग्य जाति को रखा जाता है। ठीक है, और जाति व्यवस्था आपने देखा कि बहुत प्राचीन समय से ही चली आ रही है। तो इसी के बारे में ये बताया गया कि जो जाति व्यवस्था है वो एक प्रकार की सीढ़ी का रूप है। सीढ़ी में ऊपर क्या किया जाता है कि ऊंची जातियों को रखा जाता है, वहीं नीचे क्या है, अछूत या अयोग्य जातियों को रखा जाता है। इसके बारे में एक पॉइंट ये दिया गया है कि भारत के जो महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में 1901 में यह अनुभव किया कि उनको भारतीय संविधान का पिता तथा दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक, 9 वर्ष की उम्र में कहा गया कि भारत के जो महान नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो 9 वर्ष की उम्र में ही 1901 में इसका अनुभव किया था। किस चीज़ के बारे में, अछूत के बारे में। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अनुभव किया था। उनको भारतीय संविधान का पिता तथा दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। जीवन में आगे चलकर उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। समानता के लिए संघर्ष, आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने क्या की, लड़ाई लड़ी थी।
ठीक है, जो दलित थे, औरत लोग थे, जनजातीय लोग थे और किसान थे, जीवन में उन्होंने जो इस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने क्या की थी, लड़ाई लड़ी थी। संविधान के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ठीक है, आप देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, और मुख्य धारा से अलग लोग हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम निकालती है, बहुत सारी योजना निकालती है जिसका वो लोग फायदा उठाते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, भारत जो है वो कहा जाता है कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है ये, यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के हम क्या करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। ठीक है, ताकि सभी क्या हो सके, एक बराबर श्रेणी में आ सके। तो धन ART समरी की सीरीज में पॉलिटी क्लासेस को देख रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम है सरकार क्या है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 की समरी को आपसे शेयर किया है। देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पहला जो की पॉइंट दिया गया है, इसमें यह बताया गया है कि सरकार की जरूरत क्यों होती है। तो इस की पॉइंट को एक्सप्लेन करके ये बातें कही गई हैं कि प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए क्या होती है, सरकार की जरूरत होती है। इसे और इजी वे में समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सरकार क्या है। तो देखिए, जब लोग किसी देश में एक साथ रहते हैं तो वहाँ कई फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कानून बनाना, सुरक्षा करना, सड़कों और स्कूलों का निर्माण करना, लोक व्यवस्था बनाए रखना। इन सब के लिए क्या चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न ये आता है कि सरकार क्यों जरूरी है। तो प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। कैसे, आप और इजी वे में समझिए इसे। तो सरकार की जरूरत तो किसी भी देश में विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं है, ना कोई नियम है, ना कोई टाइम टेबल है, तो क्या होगा, उस क्लास के जितने बच्चे होंगे वो सभी अपनी अपनी क्या करेंगे, मनमानी करेंगे। इससे क्या होगा, झगड़े होंगे, पढ़ाई नहीं होगी। इसी तरह देश भी है, अगर सरकार ना हो तो कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी। इसीलिए हमें क्या जरूरत होती है, सरकार की जरूरत होती है। अब देखिए, नेक्स्ट जो दिया गया है की पॉइंट, उसमें ये बताया गया है कि जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग क्या हो सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें। अब एक बात समझते हैं कि जब लोग एक जगह इकट्ठे रहते हैं और साथ में काम करते हैं तो वहाँ कुछ नियम और एक व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। कैसे, मान लीजिए किसी कॉलोनी में 200 परिवार रहते हैं और अगर वहाँ कचरा कहाँ फेंकना है, पानी कैसे बांटना है, पार्क किस समय खुलेगा, इन सब के लिए कोई नियम न हो तो क्या होगा, हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा और इससे क्या होगा, झगड़े होंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी तरह एक देश में करोड़ों लोग रहते हैं और यहाँ अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर फैसले कौन ले, संसाधन जैसे पानी, जंगल, जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा, देश की सीमा की सुरक्षा कैसे होगी। अगर इन सब के लिए कोई नियम न हो तो लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो जरूरी फैसले ले सके, नियम बना सके, देश की सुरक्षा कर सके। और हमने आपको बताया कि यही व्यवस्था जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो इन दोनों की पॉइंट को आपने समझ लिया है। अब सरकार के स्तर, नेक्स्ट जो है पॉइंट, उसमें बताया गया है सरकार के स्तर के बारे में, जिसे हम पढ़ेंगे। सरकार के स्तर, जो सरकार होती है वो अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। इसको हम बारी बारी समझेंगे कि स्थानीय स्तर पर कैसे काम करती है सरकार, फिर राज्य के स्तर पर कैसे काम करती है सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे काम करती है सरकार। तो आप देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि सरकार जो है गांव में ग्राम पंचायत और शहर में नगर पालिका की जिम्मे ये काम होता है कि वो सफाई करवाएं, सड़क की लाइटों के बारे में वो ध्यान रखें, पानी की टंकी इत्यादि को बनवाने का कार्य
जो होता है वो स्थानीय स्तर पर दे दिया जाता है, जैसे गांव में ग्राम पंचायत को और शहर में नगर पालिका को। उदाहरण में के लिए अगर आपका घर का सड़क टूटा है तो सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसीलिए उसने स्थानीय स्तर पर गांव में ग्राम पंचायत को नियुक्त किया है और शहर में नगर पालिका होती है। उदाहरण के लिए अगर आपका घर का सड़क टूटा है तो आप क्या करेंगे, पंचायत से शिकायत करते हैं। तो यही क्या है, सरकार का स्थानीय स्तर है जहां पर आप जा करके शिकायत करते हैं और सरकार स्थानीय स्तर पर काम करती है। इसी तरह अगर हम राज्य के स्तर पर बात करें तो सेम वही बातें हैं कि राज्य की पुलिस जो होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस सेवाएं इत्यादि राज्य सरकार का काम होता है। उदाहरण के लिए मान के चलिए आप कि एमपी सरकार ने कोई नया मेडिकल कॉलेज खोला हो तो ये राज्य सरकार का काम है। ठीक है, तो राज्य के स्तर पर इस प्रकार से सरकार काम करती है। उसके काम के दायरे में क्या क्या आता है, राज्य की पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस सेवाएं इत्यादि। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे काम करती है सरकार? राष्ट्रीय सरकार का काम होता है सेना को देखना, विदेशी संबंध के बारे में देखना, बड़े कानून बनाना, रेल के बारे में देखना, मुद्रा इत्यादि के बारे में देखना। उदाहरण के लिए देश की सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार का काम होता है कि देश की सीमा की सुरक्षा किस प्रकार हो रही है, ये केंद्र सरकार का काम है। तो सरकार के जो अलग अलग 3 स्तर हैं, स्थानीय स्तर जिसमें गांव और गांव में ग्राम पंचायत होता है और नगर में नगर पालिका होती है जहां पर आप जाकर के अपनी शिकायत कर सकते हैं। राज्य के स्तर पर राज्य सरकारें काम करती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार काम करती है। ठीक है, इस चीजों को आपने समझा। अब सरकार और कानून के विषय में हम पढ़ते हैं। देखिए, सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए बिना लाइसेंस अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होगा, जुर्माना हो जाएगा। हेलमेट नहीं पहनते हैं अगर आप तो क्या होगा, चालान होगा। और एक चीज और बात को ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि किसी को भी ये लगता है कि कानून सही तरीके से लागू नहीं हुआ है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं और अपनी शिकायत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी पर गलत केस लगा दिया जाए तो वह कोर्ट जाकर के न्याय मांग सकता है। तो यही अगले पॉइंट में समझाया गया है सरकार एवं कानून के संबंध को, कि सरकार के पास कानून बनाने की तथा लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करने की शक्ति होती है। जैसे कि अगर कोई बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है तो उस पर सरकार क्या कर सकती है, जुर्माना लगा सकती है। इसी प्रकार से अगर कोई हेलमेट नहीं पहना है तो उस पर चालान किया जा सकता है। अगर दूसरे की पॉइंट में यह बताया गया है कि अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो न्यायालय जा सकता है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने हैं। ठीक, जैसे अगर किसी पर गलत केस कर दिया गया तो वह कोर्ट जाकर के न्याय मांग सकता है। इसके लिए न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। सरकार के प्रकार, सरकार के प्रकार में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लोकतंत्र। लोग वोट देकर के नेता चुनते हैं, सरकार को अपने निर्णय का सफाई देना पड़ता है। यानी आपने उदाहरण के लिए देखा होगा कि चुनाव में लोग एमएलए या एमपी को चुनते हैं और सरकार को, जनता को जवाब देना पड़ता है अपने कार्यों का। क्योंकि लोकतंत्र की देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि लोगों के द्वारा जब सरकार चुनी जाती है तो सरकार जो भी कार्य कर रही है अपने निर्णय के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सफाई देना पड़ता है। नहीं तो लोगों के पास ये मौका होता है कि वो 5 साल के बाद सरकार को बदल सकते हैं। इसीलिए आपने चुनाव के समय में देखा होगा कि आम जनता सबसे ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती है। जैसे वो ये कहती है कि अगर आपने काम नहीं किया है तो हम सरकार को बदल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई 5 साल के लिए चुना गया है जनप्रतिनिधि, तो वो अगर काम नहीं कर रहा है तो उसे मजबूरीवश वोट लेने के लिए तीसरे नहीं तो चौथे नहीं तो 5वें साल में, अपने कार्यकाल के अंतिम साल में काम करना पड़ेगा ताकि उसे लोगों का वोट मिल सके। तो लोकतंत्र की इतनी अच्छी खूबसूरती है कि लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वोट देकर के नेता चुनते हैं और इसी कारण से सरकार को अपने निर्णय का सफाई देना पड़ता है। सरकार को, जनता को जवाब देना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे चुनाव में हम लोग एमएलए या एमपी का चुनाव करते हैं। अब नेक्स्ट है राजतंत्र। अब राजतंत्र में ये बताया गया है कि राजा के पास अधिकार होता है, यानी ये कह लीजिए राजतंत्र क्या है कि जहां राजा या रानी शासन करते हैं और अंतिम फैसला भी क्या होता है, उन्हीं का होता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में पहले क्या करते थे, राजा शासन करते थे। ठीक है, राजतंत्र राजा के पास अधिकार है और सलाहकार, अंतिम निर्णय की शक्ति, ये चीजें की पॉइंट में बताई गई है। लोकतांत्रिक सरकार के विषय में बताया गया है कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में क्या होता है, तो लोकतंत्र में आपने जाना कि लोग अपने नेता चुनते हैं, नेता जनता की तरफ से फैसले लेते हैं। सभी वयस्क जो 18+ की आयु के हैं
18 प्लस की आयु के हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। तो यही चीजें बताई गई है लोकतांत्रिक सरकार में कि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग अपने नेता को स्वयं चुनते हैं। एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही क्या है, शासन होता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसमें लोग सीधे भाग न लेकर के चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के निर्णय लेता है। ठीक है, तो यही चीज बताया गया है कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसमें लोग सीधे भाग न लेकर के चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और यह प्रतिनिधि जो होता है वह मिलकर सारी जनता के क्या करता है, निर्णय लेता है। लोकतंत्र सरकार के अंतर्गत नेक्स्ट की पॉइंट में बताया गया कि कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती जब तक वह सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। क्योंकि महिलाएं जो थी, पहले ये था कि महिलाओं जो थी वो वोट नहीं दे सकती थी। गरीब और अशिक्षित पुरुष भी वोट नहीं दे सकते थे। कुछ कम लोग देश के लिए कानून बनाते थे। तो यही चीजें बताई गई है कि कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती जब तक वह सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे दे। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी। शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। महिलाओं द्वारा मत अधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के समय और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मत अधिकार आंदोलन या सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज वोट का अधिकार है। ठीक है, यानी जो महिला मत अधिकार आंदोलन के विषय में बताया गया है कि महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया और मत अधिकार के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय और इनका जो संघर्ष था उसने मजबूती पकड़ी थी और उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इस जो महिलाओं द्वारा मत अधिकार के लिए संघर्ष किए गए, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जो संघर्ष थे उसने और ज्यादा मजबूती पकड़ी और इस आंदोलन को महिला मत अधिकार आंदोलन या सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। तो अगर आप याद रखें कि सफ्रेज मूवमेंट जो है उसके विषय में अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। भारत में वोट देने का अधिकार जो है, आजादी से पहले भारत में सिर्फ कुछ ही लोग वोट दे सकते थे। गांधी जी और अन्य नेताओं ने इस अन्याय का विरोध किया और 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा कि सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में इस बारे में लिखा कि सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, पॉलिटी समरी की सीरीज में आज हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 की समरी को आपसे डिस्कस किया है। हम पहले की पॉइंट को समझते हैं। पहले की पॉइंट में यह बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका जो था, जब वह रंगभेद से शासित था तब लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया गया था। श्वेत को अलग रखा जाता था, अश्वेत अलग, सांवला यानी भारतीय अलग थे। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय अन्य प्रजातियों के जो लोग थे वह एक दूसरे से उन्हें संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। यानी श्वेत, अश्वेत या जो सांवले लोग थे या अन्य प्रजाति के लोग वह एक साथ नहीं रह सकते थे। अब यहां तक ही बात नहीं थी, बल्कि यह भी कहा गया ना ही वो आम सुविधाओं का इस्तेमाल एक साथ कर सकते थे। जैसे श्वेत लोगों के लिए अलग स्कूल थे, अलग अस्पताल थे, अलग पार्क थे, वहीं अश्वेत लोगों के लिए भी अलग स्कूल, अस्पताल और पार्क थे। यानी स्कूल, अस्पताल, पार्क ये सभी अश्वेत और श्वेत लोगों के लिए अलग अलग थे। वह एक साथ एक ही अस्पताल या एक ही पार्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जो श्वेत लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार था और अश्वेतों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। अश्वेतों को हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसी चीज को इसमें बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, अश्वेत, सांवला यानी भारतीय,
अफ्रीका पहले रंगभेद से शासित था। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल एवं उनकी गाड़ियां भी अलग थी, यानी कि एक ही बस में सभी लोग नहीं बैठ सकते थे। श्वेतों के लिए अलग बस चलती थी, अश्वेत लोगों के लिए अलग बस चलती थी। यही क्या था? रंगभेद था। अस्पताल, पार्क, स्कूल ये सभी अलग अलग थे दोनों के लिए। और अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उनके साथ हर जगह भेदभाव किया जाता था, केवल श्वेत लोग ही वोट दे सकते थे। अब इसी में एक बात आती है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी ANC और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः यह परिणाम निकल के आया 1994 में कि दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। और तब पहली बार लोगों ने लोकतंत्र की ताकत को समझा। लोकतंत्र की ताकत से वहां जितने अंधेरे थे वो सारे मिट गए। लोकतांत्रिक देश बनते ही सभी लोग क्या हो गए? बराबर हो गए। अब श्वेत और अश्वेत का जो एक खाई था वो पूरी तरह क्या हुआ? भर गया। तो यही बताया गया है कि नेल्सन मंडेला और ANC ने लगभग 40 से 50 साल लंबी लड़ाई लड़ी और 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया जहां सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, इस बात को दर्शाया गया। भागीदारी, देखिए आपने देखा है कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों की सरकार, यानी सरकार उन्हीं की चलेगी जिन्हें जनता चुनेगी। सभी सरकार जो है वो एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती है। जैसे भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अब सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव के समय लोग अपनी ताकत का अनुभव करते हैं, अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, जैसे ये कहा गया कि लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों की सरकार। अब देखिए सरकार उन्हीं की चलेगी जिन्हें जनता चुनेगी। अगर एक ही सरकार 5 साल, जैसे भारत में 5 साल की अवधि रखी गई है और 5 साल के बाद भी अगर वही सरकार बनी रहना चाहती है तो उसे अच्छा काम करना होगा, लोगों को बीच में अपनी अच्छी छवि बनानी होगी, तब जाकर के जनता फिर उसे चुनेगी और वो फिर से अपनी सरकार चला सकता है। इस तरह नियमित चुनाव से लोगों का सरकार पर क्या होता है? नियंत्रण बना रहता है। यही बातें इसमें बताई गई हैं। भागीदारी के अन्य तरीके, जिसमें यह बताया गया है कि चुनाव जो होता है उस समय तो सरकार जो होती है उसे चुनने के लिए जनता अपनी ताकत वोट के माध्यम से दिखाती ही है, पर सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए लोग अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं। जैसे सरकार आम जनता के प्रति जिम्मेदार है, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके अपनी भागीदारी निभाते हैं, जैसे धरना, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि। ये कहा गया कि चुनाव ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि लोग और भी तरीकों से क्या करते हैं? सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन। अब देखिए किसान या कोई कर्मचारी अपनी मांगों के लिए क्या करते हैं? धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। वही आपने अक्सर देखा होगा कर्मचारी किसी मांग पर काम बंद कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, अब वो अपनी सरकार तक बात पहुंचाते हैं हड़ताल के माध्यम से। इसी तरह से हस्ताक्षर अभियान, लोग किसी मुद्दे पर साइन करके समर्थन दिखाते हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। यही नहीं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लोगों के मुद्दे जो होते हैं उसमें वो लोगों के मुद्दे जो है, जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सरकार तक मीडिया भी पहुंचाती है। इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। देखिए अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी टीवी, न्यूज, अखबार जनता की समस्या सरकार तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। कहीं पर सड़क टूट गई है तो वो क्या करते हैं? न्यूज के माध्यम से दिखाएंगे या अखबार में उस चीज को छापेंगे और सरकार तक जनता की आवाज इनके माध्यम से पहुंचती है, अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, और तुरंत सरकार क्या करती है? उसे रिपेयर करती है। ठीक है, तो जो मीडिया है वो भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, पर यह मौका सभी वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। विवादों का समाधान, अब देखिए इसमें यह बताया गया है कि जब अलग अलग समाज, संस्कृति,
धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, विवाद हो जाता है। और आप जानते हैं कि भारत जो है वहां पर विभिन्न संस्कृति धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरे के साथ वो लोग तालमेल नहीं बैठा पाते और एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हैं कि धार्मिक जुलूस जब निकलते हैं तो दो समुदायों के लोग जब धार्मिक जुलूस निकालते हैं और एक ही रास्ते से निकाल रहे हैं तो टकराव की संभावना बनी रहती है और ये विवाद कभी कभी हिंसात्मक भी हो जाते हैं, जैसे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलने लगती है। इसके लिए क्या करना है कि इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार क्या करती है, इसका समाधान करती है। और जैसे धार्मिक जुलूस निकलते समय हिंसा होने का जो खतरा रहता है उससे निपटने के लिए पुलिस क्या करती है, दोनों पक्षों को बुलाती है और बुला करके पास में बैठा करके विवाद जो होता है उसका समाधान हो सके उसके लिए प्रयास करती है। तो यही चीजें बताई गई है इसमें विवादों का समाधान, कि विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते या एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीका भी अपनाते हैं, जिससे लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। जैसे धार्मिक जुलूस निकलते समय हिंसा होने का खतरा होता है, उस समय पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान हो सके। ठीक है, जैसे दो समुदाय की यात्रा एक ही रास्ते से निकल रही है तो ऐसे में टकराव होने की संभावना होती है, तो सरकार और पुलिस सबको बैठाकर बात करवाती है और विवाद खत्म करने के लिए सोचती है। अब देखिए नेक्स्ट की पॉइंट में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। यह कानून सरकार को भी मानना पड़ता है और लोग भी इस कानून को मानते हैं, जिसके माध्यम से विवादों का समाधान होता है। यानी भारतीय संविधान में जो बुनियादी नियम और कानून बनाए गए हैं वो सरकार के लिए भी हैं और लोगों के लिए भी हैं, और इस कानून को सभी को मानना पड़ता है और इसी के आधार पर विवादों का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। नदी विवाद अक्सर क्या होता है कि कुछ नदियां जो होती हैं वो कई राज्यों से होकर गुजरती हैं। ऐसे में नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद बना रहता है, किसको कितना पानी मिलेगा। ऐसे में इस विवाद का समाधान कौन करेगा, फैसला सरकार या सुप्रीम कोर्ट और नियमों के आधार पर होता है। इसका उदाहरण आपके बुक में दिया गया है कि कुछ नदियां एक से अधिक राज्य से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी बहती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बनता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी का विवाद है। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध निचले छोर पर है, और इन दोनों को लेकर के हमेशा क्या होती है, नदी विवाद की समस्या बनी रहती है। क्या है कि कर्नाटक कावेरी नदी का पानी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच से कावेरी नदी बहती है, और जो कर्नाटक है वो उसका कृष्णा राजा सागर बांध जो है वो ऊंचाई पर है और नीचे तमिलनाडु का मेटूर बांध है। अब कृष्णा राजा सागर बांध जो है कर्नाटक का, यहाँ की अगर सरकार ने फैसला दिया है कि 60% पानी कंज्यूम करना है आपको, तो ये लोग क्या करते हैं, अक्सर इससे ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और 40% मेटूर बांध पर नहीं छोड़ते पानी को। तो ऐसे में इन दोनों राज्यों में अक्सर क्या होता है, पानी को लेकर के झड़प बनी रहती है। तो यही चीजें हैं कि मान लीजिए कि जो यहाँ पर दिया गया है पानी उपयोग करने के लिए वो ज्यादा कर लेते हैं। मान लीजिए 60% पानी उपयोग करने के लिए दिया गया तो वो 70% कर लेते हैं और बाकी वो ज्यादा पानी नहीं छोड़ते। तो ऐसे में पानी को लेकर के, पानी के बंटवारे को लेकर के हमेशा समस्या बनी रहती है और यही नदी विवाद है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी का विवाद है। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध निचले छोर पर है, और इन दोनों में हमेशा क्या होता है कि समस्या बनी रहती है पानी को लेकर। नेक्स्ट की पॉइंट है समानता एवं न्याय। देखिए लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा वादा क्या है कि सबको बराबर अधिकार और सबको बराबर न्याय मिले। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर समानता आ जाएगा तो न्याय अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर सभी लोगों के बीच बराबरी हो जाए तो न्याय वहां स्वयं विकसित हो जाएगा। तो यही चीजें इसमें बताई गई हैं। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए। जैसे छुआछूत की प्रथा को समाप्त किया गया। पहले क्या था, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था
उनके लिए मंदिरों के दरवाजे नहीं खुले रहते थे। अब कानून क्या कहता है कि सभी बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा और छुआछूत की प्रथा को समाप्त किया गया। दलितों के लिए भी मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए, यानी कि समानता दर्शाई गई। और लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा वादा ही है कि सबको बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर न्याय मिले। सरकार समानता और न्याय को ध्यान में रखते हुए उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में लड़के और लड़कियों को अभी भी एक समान नहीं माना जाता, जो गलत और अन्यायपूर्ण है। सरकार क्या कर रही है, समानता और न्याय को ध्यान में रखते हुए लड़के लड़कियों को एक बराबर नहीं माना जाता, तो इसके लिए लड़के और लड़कियों दोनों को एक बराबर माना जाए, इसके लिए निरंतर वो क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, विशेष प्रावधान करती है। इसमें कुछ विशेष प्रावधान, जैसे लड़कियां आगे बढ़ सकें तो उसके लिए उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म कर दी जाती है या बहुत कम रखी जाती है। छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है। स्कॉलरशिप और सुरक्षा कानून बनाए जाते हैं ताकि सभी को बराबर मौका मिले। बहुत सारे राज्य, जैसे आप बिहार को देखेंगे तो बिहार में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए वहां आरक्षण दिया जाता है, 35% से 50% आरक्षण दिया जाता है। तो ऐसे ही लड़कियों को बराबर का दर्जा मिल सके, लड़कों के बराबर अवसर मिल सके, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है। पॉलिटी समरी की सीरीज में आज हम चैप्टर 5 को कवर करेंगे, जिसका नाम है पंचायती राज। आइए चर्चा करते हैं पंचायती राज के विषय में। इससे पहले हम ये जान लें कि पंचायती राज जो चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना क्या है। देखिए, अगर आप सोचिए कि अगर पूरा गांव एक साथ बैठकर अपने लिए फैसले ले सके, अगर सरपंच को भी जवाब देना पड़े, अगर कोई भी गांव का व्यक्ति उठकर पंचायत से सवाल पूछ सके, तो क्या होगा। यही होता है पंचायती राज में, ठीक है, कि सरपंच को जवाब देना पड़ता है और कोई भी गांव का व्यक्ति उठकर पंचायत से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो पंचायती राज में यही चीज़ें बताई गई हैं। पहला ही पॉइंट है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होता है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा को समझते हैं। ग्राम सभा गांव की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसमें 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति शामिल होता है, ठीक है। ग्राम सभा जो होती है वो गांव की ताकत होती है और इसमें 18+ यानी 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति शामिल होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर एक को क्या होता है, बोलने का अधिकार होता है। मान लीजिए कि आपका गांव माधोपुर है, ठीक, आपके गांव का नाम क्या है, माधोपुर है, और यहाँ पर 450 वयस्क लोग रहते हैं। वयस्क का मतलब जिनकी उम्र 18+ है, यानी 18 से ज़्यादा है, लोग रहते हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी मीटिंग करते हैं, इसे कहते हैं ग्राम सभा, ठीक। मान लीजिए कि आपका गांव माधोपुर है, जहाँ 450 वयस्क लोग रहते हैं, वयस्क यानी 18+ के लोग रहते हैं, और ये सभी मिलकर के एक बड़ी मीटिंग करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। यही ग्राम सभा जो होती है, यहीं पर सरपंच योजना सुनाता है, यहीं लोग सवाल पूछते हैं, और यहीं पंचायत को गलत काम करने से रोका जा सकता है। कैसे पंचायत को गलत काम करने से रोका जा सकता है, इससे हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि सिंपल तरीके से कि ग्राम सभा सभी वयस्क नागरिकों की सभा होती है। वयस्क नागरिक 18+ वाले व्यक्तियों की सभा होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। अब देखिए, ग्राम सभा के अंतर्गत पहला की पॉइंट जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के रहने वाली सभी वयस्क जनता की सभा होती है, जो कि अभी हमने आपसे बताया। इसमें सिर्फ एक गांव भी हो सकता है या ज़्यादा भी, ठीक। ग्राम सभा में एक गांव भी सम्मिलित हो सकता है या ज़्यादा गांव भी सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट दिया गया है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो ग्राम पंचायत है वो गांव के हित में बिना किसी का पक्ष लिए निर्णय ले और काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि अगर ग्राम पंचायत कोई गलत काम करेगी तो ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति उससे क्या कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, ठीक है। ग्राम सभा जो होती है 18+ जो वयस्क लोग होते हैं जो उसमें सम्मिलित होते हैं, उनके सामने ग्राम पंचायत क्या करती है, अपनी योजनाएं रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ग्राम पंचायत की देखरेख करती है, ग्राम सभा जो होती है वो पंचायत की देखरेख करती है। अगर पंचायत किसी काम में पैसे ज़्यादा दिखा दे
या काम सही ना करे या कोई योजना रोक दे तो ग्राम सभा तुरंत उससे क्या करती है, सवाल करती है। और ग्राम सभा के सवालों का उत्तर ग्राम सभा के सवालों का उत्तर पंचायत को देना पड़ता है। तो यही चीज़ बताया गया है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ राज्य में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण स्वरूप निर्माण समिति। अगर गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के तथा कुछ पंचायत के होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कई राज्यों में ऐसा भी देखा गया है कि ग्राम सभा छोटी छोटी समितियां बनाती हैं। ठीक है, जैसे निर्माण समिति की बात की गई है। अब निर्माण समिति में क्या होता है कि अगर गांव में कोई कम्युनिटी हॉल बन रहा है तो समिति रोज जाकर देखेगी कि काम सही चल रहा है कि नहीं, सामान अच्छा लग रहा है या नहीं, कोई पैसा तो नहीं खा रहा है। तो निर्माण समिति क्या करेगी, उस पर निगरानी रखेगी। ठीक, तो एक सामुदायिक केंद्र अगर भवन बन रहा है तो निर्माण समिति क्या करेगी, उसके काम का जाकर के जायजा लेगी कि काम सही चल रहा है कि नहीं, इसमें जो सामान इस्तेमाल हो रहा है वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, कोई पैसा तो नहीं खा रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ों के बारे में वो ध्यान रखेगी। अब अगला दिया गया है ग्राम पंचायत के बारे में। देखिए, ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत गांव कई वार्डों में बटा होता है। वार्ड के बारे में आपने सुना होगा। हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है। पूरा गांव मिलकर एक सरपंच चुनता है। सरपंच यानी गांव का मुखिया। ये सभी मिलकर 5 साल के लिए पंचायत बनाते हैं। पंचायत यानी पंच प्लस सरपंच। एक गांव पंचायत कई वार्ड में विभाजित होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांव जो होता है वो कई वार्ड में बटा होता है और हर वार्ड क्या करता है, एक प्रतिनिधि चुनता है जो हर वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत के क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। वार्ड पंच जो होते हैं चुने होते हैं, वार्ड के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, और सरपंच ये ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत, हाँ, एक चीज़ ये बताई गई नेक्स्ट की पॉइंट में कि पंचायत के पास एक सचिव भी होता है जिसे सरकार भेजती है। मीटिंग बुलाना, कागज रखना, फैसलों को लिखना, ये सब काम जो होता है वो सचिव का होता है। तो यही इसकी पॉइंट में बताया गया है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लिए एक सचिव होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, सरकार करता है। और सचिव का काम होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय हो उसका रिकॉर्ड रखना। ये काम सचिव का होता है। यानी पंचायत के पास एक सचिव होता है जिसे सरकार भेजती है और उसका काम होता है मीटिंग बुलाना, कागज रखना, फैसलों को लिखना, ये सब सचिव का काम होता है। आगे हम बढ़ेंगे ग्राम पंचायत के काम। देखिए, ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं। सड़क बनवाना, नाली ठीक करना, हैंडपंप लगवाना, स्कूल की मरम्मत करना, स्ट्रीट लाइट लगवाना। साथ ही पंचायत स्थानीय टैक्स भी ले सकती है, जैसे दुकान पर टैक्स लगा सकती है, घरों पर छोटा सा टैक्स, और ये पैसा गांव के कामों में लगता है। तो यही बात बताया गया है कि ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। यानी कि ग्राम पंचायत गांव का विकास करती है। कैसे करती है? सड़क बनवाती है, नाली ठीक करवाती है, हैंडपंप लगवाती है, स्कूल की मरम्मत कराती है, स्ट्रीट लाइट लगवाती है। साथ ही पंचायत स्थानीय टैक्स, स्थानीय कर लगाती है जैसे, और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। अब नेक्स्ट बताया गया है कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिए, बताया गया है की पॉइंट में कि घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, घर और बाजार यानी दुकानों पर जो कर लगाए जाते हैं उनसे मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के करने के लिए मिलने वाला दान, यानी घर और दुकान पर लगाया गया टैक्स पंचायत की आमदनी का स्रोत है। सरकार और जिला पंचायत से आया पैसा ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है। गांव वालों द्वारा जो दान किया जाता है वह भी क्या है कि ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है।
अच्छा काम करने पर पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिलता है। अगर अच्छा काम करती है पंचायत तो अच्छे काम के लिए पंचों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है वो पंचायत में अच्छे काम करने के लिए पंचों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पंचायत के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, 3 स्तर हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होते हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। देखिए, ये बताया गया है इसमें कि जो पंचायत के 3 स्तर हैं, कौन कौन से हैं। ग्राम पंचायत, इसका काम क्या होता है, गांव का विकास करना। दूसरे पर आता है जनपद पंचायत, जिसका काम होता है ब्लॉक का विकास करना। और जनपद पंचायत जो है, देखिए, जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। दूसरा विकास, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होते हैं। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होता है, जिसका काम होता है पूरे जिले की योजनाएं बनाना। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। यानी तीनों मिलकर गांव को मजबूत बनाते हैं। पंचायत संबंधी कानून प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो सकता है। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। है अध्याय 6 गांव का प्रशासन। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें आप बेसिकली क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि गांव में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या काम करती है, पटवारी क्या काम करता है, तहसीलदार कौन होता है और नया जमीन वाला कानून क्या कहता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, पहला ही की पॉइंट दिया गया है कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उन सभी गांव में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव का एक प्रशासनिक ढांचा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। अक्सर अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारत में कितने गांव हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि 1000 हैं या लाखों में हैं या कैसे गांव की संख्या कितनी होगी। तो भारत में जो है वो 6 लाख से अधिक गांव है। इस फैक्ट्स को आप याद रख सकते हैं। उन सभी गांव में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अच्छी व्यवस्था से तात्पर्य है कि शांति सुरक्षा हर गांव में बनी रहे, इसके लिए गांव में क्या होता है, प्रशासनिक ढांचा होता है। अब पुलिस थाने की बात की जा रही है कि पुलिस थाना, हर थाने का क्या होता है, एक कार्य क्षेत्र होता है। हर पुलिस थाने की अपनी सीमा होती है और उस क्षेत्र में कोई घटना होती है, यदि जैसे चोरी हो गई या झगड़ा हो गया या दुर्घटना हो गया, तो उसकी शिकायत उसी थाने में दर्ज होती है। अन्य थाने में आपको नहीं जाना है। जैसे मान के चलिए कि एक कोई गांव है और इसमें क्या होता है, चोरी हो जाता है, तो अब एक गांव के ही थाने में आपको जाकर के रपट लिखवानी है, शिकायत लिखवानी है, ना कि आप बी गांव के थाने में जाकर लिखवाएंगे। ठीक है, तो यानी जिस गांव में चोरी होती है उसी के संबंधित थाने में जाकर के आपको रिपोर्ट लिखवाना होता है। यही चीज इसमें बताया गया है कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उस थाने में लिखवा सकते हैं। अब देखिए, थानेदार की जिम्मेदारी क्या क्या होती है। तो थानेदार की जिम्मेदारी यह होगी कि वह घटना स्थल पर जाएगा, घटना की जानकारी लेगा, पूछताछ करेगा, जांच करेगा और अपराधियों पर कार्रवाई करेगा। यही चीज बताई गई है इसकी पॉइंट में कि यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। ठीक, राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग के काम में क्या क्या आता है कि जमीन से जुड़े मामले पर राजस्व विभाग का काम होता है। जैसे जमीन का रिकॉर्ड रखना, जमीन नापना, फसलों की जानकारी इकट्ठा करना, भूमि पर जो टैक्स लगता है उसे इकट्ठा करना, ये सारा राजस्व विभाग का काम है। देखिए, दिया गया है जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है।
अलग अलग राज्यों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी पटवारी को पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी या कहीं कहीं कानून को कहते हैं। तो इन नामों को आप याद रखेंगे। पटवारी को पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी या कानून को कहते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। पटवारियों के पास खेत नापने के एक अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वे एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहा जाता है। ठीक है। पटवारी का काम क्या है? खेत नापना, रिकॉर्ड अपडेट करना और किसान से भूमि कर लेना। कौन सी फसल बोई गई है यह सरकार को बताना भी क्या होता है? पटवारी का काम होता है। और देखिए पटवारी के पास क्या होता है? जमीन नापने के लिए एक लंबी लोहे की चेन होती है जिससे वो क्या करता है? जंजीर होती है जिससे वो क्या करता है कि जमीन को नापता है। उसी को क्या कहा जाता है? जरीब कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि जरीब क्या है तो कई जगह पटवारी एक लंबी लोहे की चेन से जमीन नापते हैं जिससे क्या कहा जाता है? जरीब कहा जाता है। अब देखिए रामू और श्याम में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। तो अगर श्याम बोल रहा है कि रामू ने मेरी जमीन में 2 मीटर ज्यादा ले लिया है, तो ऐसे में क्या होता है कि पटवारी आता है, जरीब से नाप करता है और अपने रिकॉर्ड से मिलाता है और सही सीमा बता देता है कि कहां से कहां तक किसकी जमीन है। तो यही पटवारी का काम होता है। ठीक, तो यही चीजें बताई गई हैं इसमें। पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा कर सकता है। हमने आपको बताया कि पटवारी के कामों में क्या है? खेत नापना, रिकॉर्ड अपडेट करना, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। मान लीजिए कि उसके क्षेत्र में पहले गेहूं बोया जाता था, हो सकता है अब अपडेट होकर के वहां पर कोई अन्य फसल उगाई जाने लगे। तो ऐसे में पटवारी का काम क्या होता है कि सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का वो क्या करता है? अपडेट देता रहता है। यह काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। यह अपने रिकॉर्ड को समय समय पर अद्यतन भी करता है। अद्यतन मतलब अपडेट करता रहता है कि यहाँ पर पहले क्या फसल बोई जा रही थी, मान लीजिए अब कौन सी फसल बोई जा रही है। ये सारी चीजें वो अपडेट करता रहता है क्योंकि लोग अपने क्षेत्र में बदलाव करते हैं। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इन विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में विभाजित है। जमीन से जुड़ी मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को उपखंडों में बांटा जाता है जिसे तहसील, तालुका आदि कहते हैं। ठीक है। ये बताया गया है कि भारत में हर राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिला तहसीलों या उपखंडों में बटा होता है। जमीन से जुड़े मामलों की देखरेख यहीं पर होती है, तहसील या तालुका पर। तहसीलदार और जिला अधिकारी के बारे में एक जानकारी दी गई है कि तहसीलदार जो होता है वो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है। ठीक। और किसानों को जमीन की नकल से तात्पर्य खसरा खतौनी से है। ठीक है। तहसीलदार जो होता है वो पटवारी के कामों का क्या करता है? निरीक्षण करता है और किसानों को जमीन की नकल यानी खसरा खतौनी दिलवाता है। जमीन के झगड़ों को सुनता है। विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। ये तहसीलदार और क्या है? जिला अधिकारी। एक बच्चे को मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो वह तहसीलदार के ऑफिस में आवेदन करता है और तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करवाता है। ठीक। तो यही चीजें इसमें बताई गई है कि सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। नकल से तात्पर्य खसरा खतौनी से है। सबसे ऊपर क्या होता है? जिला अधिकारी और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार का काम क्या होता है? पटवारी के काम का निरीक्षण करना और यह देखना कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। यानी कि अगर जमीन से जुड़ा कोई विवाद होगा तो तहसीलदार के दफ्तर में उसके मामलों को भी सुना जाता है। एक नया कानून जो है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार, इसमें यह बात कही गई है कि पहले इस अधिनियम में यह था कि कई राज्यों में हिंदू बेटियों को जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। जमीन सिर्फ क्या था? बेटों में बांटा जाता था। अब 2005 के नए कानून के अनुसार क्या हुआ कि बेटा, बेटी, माँ तीनों को क्या होगा? बराबर हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए कि पिता के पास अगर 3 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो इस 3 एकड़ जमीन में 1 एकड़ बेटा को मिलेगा, 1 एकड़ बेटी को और 1 एकड़ माँ को मिलेगा। जमीन सिर्फ बेटे के हिस्से की होती थी पहले, पर 2005 का जो हिंदू अधिनियम धारा बना, इसमें क्या हुआ कि इस 3 एकड़ जमीन को अब 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा
और बेटा को एक हिस्सा मिल जाएगा, बेटी को एक हिस्सा, माँ को एक हिस्सा। इससे क्या हुआ कि लाखों महिलाओं को लाभ मिला। ठीक, तो यही चीजें इसमें बताई गई है कि अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को क्या मिला, लाभ मिलेगा। तो यही था इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है सुबह आपके घर के बाहर कूड़ा कौन उठाता है, रात में सड़क की लाइट अपने आप कैसे जल जाती है, और नल में पानी आखिर कहाँ से आता है? ये सब अपने आप नहीं होता, इसके पीछे होता है नगर प्रशासन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान बाई पूजा राजपूत, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 क्वालिटी समरी के अंतर्गत चैप्टर 7 को, जिसका नाम है नगर प्रशासन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नगर निगम क्या होता है, पार्षद कौन होता है, टैक्स क्यों लिया जाता है, और ये चैप्टर जो है पूरी तरह से सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में पहला की पॉइंट दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर निगम कार्य करती है। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी उपलब्ध कराने आदि का काम करती है। छोटे कस्बों में कार्य करने वाली निकाय नगर पालिका कहलाती है। देखिए, जो नगर निगम है वो बड़े शहरों में यानी शहरी क्षेत्रों में, बड़े शहरी क्षेत्रों में काम करती है नगर निगम। जैसे बड़े क्षेत्र कौन से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सभी जो क्षेत्र हैं इसमें नगर निगम काम करती है। और छोटे कस्बों में यही काम जो है वो कौन करता है, नगर पालिका करती है। तो आपने नगर निगम और नगर पालिका को समझ लिया। अब देखिए, नगर निगम का मुख्य कार्य क्या होता है कि सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करवाना, पानी उपलब्ध कराना आदि काम क्या होता है, नगर निगम का होता है। इसी के आगे दिया गया है कि निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे कि अब सवाल आता है कि नगर निगम चलाता कौन है। पूरा शहर जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। हर वार्ड एक पार्षद चुना जाता है। जैसे एक शहर है और उसे क्या किया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, और यही छोटे छोटे हिस्सों को हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है। जैसे स्कूल में हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, उसी प्रकार से शहर के हर वार्ड का क्या होता है, एक पार्षद होता है। तो यही चीजें इसमें बताई गई है कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कहता है कि अगर बड़े फैसले लेने होते हैं, जटिल फैसले लेने होते हैं, तो सभी पार्षदों का जो समूह है यानी सभी पार्षद जो हैं वो मिल करके कुछ फैसले लेते हैं जो जटिल निर्णय होते हैं। जटिल निर्णय क्या, जैसे मान लीजिए किसी शहर में नई पानी की पाइपलाइन बिछानी हो, तो ये फैसला अकेले कोई वार्ड का पार्षद नहीं लेगा, बल्कि सारे पार्षदों के समूह जो है वो मिल करके शहर में नई पानी की पाइपलाइन डलवाने के लिए निर्णय लेगा। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के निर्णय लेती है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, सभी पार्षद मिलकर छोटी छोटी समितियां बनाते हैं। हर समिति किसी एक काम को देखती है। जैसे कि सफाई समिति होती है तो वो सफाई का काम करेगी, सफाई को देखेगी कि शहर में सफाई है कि नहीं। पानी समिति जो है वो पानी की उचित व्यवस्था करने पर काम करेगी। इसी प्रकार से सड़क समिति होती है। ये समितियां आपस में चर्चा करके क्या करती हैं, निर्णय लेती हैं। ठीक, तो यही चीजें बताई गई हैं कि पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि पार्षद और उनकी समितियां क्या करती है, फैसला लेती है। जैसे कि पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर क्या करते हैं, निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। यानी फैसले को जमीन पर लागू जो करना होता है उसे आयुक्त या प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पार्षद होता है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जो आयुक्त होता है या प्रशासनिक कर्मचारी जो होता है वो सरकार द्वारा नियुक्त होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो पार्षद होता है उनका चुनाव जनता के द्वारा होता है, पर प्रशासनिक कर्मचारी या आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। अब देखिए, पार्षद
बजट के बारे में बताया गया है कि बजट कैसे बनता है। तो एक चीज और ऊपर समझ लीजिए आप लोग कि जो पार्षद होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। अब जैसे पार्षद अगर बोले कि सड़क बननी चाहिए तो आयुक्त तो बोलेगा ठीक है मैं काम शुरू करवाता हूँ। तो यही चीजें हैं कि पार्षद और उनकी समितियां क्या करती है, फैसला लेती हैं, पर फैसले को जमीन पर लागू करने का काम क्या है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी के द्वारा होता है। जैसे पार्षद अगर बोलता है कि सड़क बननी चाहिए तो आयुक्त बोलेगा ठीक है मैं काम शुरू कराता हूँ, यानी उसके अंतिम मतलब फैसले को जमीन पर लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट बजट की बात की गई है कि बजट कैसे बनता है। अब देखिए पैसा कहाँ खर्च होगा ये कौन तय करता है। सभी वार्ड के पार्षद मिलकर बजट बनाते हैं। बजट मतलब कहाँ कितना पैसा खर्च होगा। हर पार्षद कोशिश करता है कि उसके वार्ड की जरूरत बजट में शामिल हो जाए। किसी वार्ड में अगर नाली खराब है तो पार्षद कहेगा कि यहाँ पैसा चाहिए। तो यही बजट के बारे में बताया गया है कि सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। यानी कि किसी वार्ड में अगर नाली खराब है तो पार्षद कहेगा कि यहाँ पैसा चाहिए। निगम अलग अलग तरीकों से पैसा इकट्ठा करता है। निगम अलग अलग तरीकों से पैसा कैसे इकट्ठा करता है, जैसे नगर निगम पैसा इकट्ठा करता है टैक्स से। अब टैक्स क्या है, जो पैसा हम सरकार को देते हैं और बदले में हमें सुविधाएं मिलती हैं, ठीक। और कौन कौन से कर हमें देने होते हैं, तो देखिए जिनके पास घर है उन्हें संपत्ति कर देना होता है। पानी के लिए पानी पर टैक्स लगा है यानी पानी कर देना होगा। अन्य सुविधाओं के लिए अन्य कर है। आपके घर में नल का पानी आता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो यही चीजें हैं कि टैक्स जो है वो नगर निगम टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करता है और जो पैसा हम सरकार को देते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, ठीक। तो यही कहा गया है कि निगम अलग अलग तरीकों से पैसा इकट्ठा करता है। इसका बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जैसे अगर पानी आ रहा है तो पानी के लिए हम टैक्स देते हैं सरकार को। जिन लोगों के पास घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। लोगों का विरोध। अब देखिए अगर किसी वार्ड में समस्या हो तो लोग पार्षद से मिल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर महीनों से कूड़ा नहीं उठ रहा तो लोग नगर निगम के बाहर धरना देते हैं। जैसे की पॉइंट में बताया गया है लोगों का विरोध। किसी वार्ड के अंदर की समस्या को लेकर लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं या विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम ने कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के लिए ठेकेदार रख लिए हैं। यह निजीकरण का क्या है, उदाहरण है। निजीकरण पैसा बचाने के लिए कई बार क्या होता है कि नगर निगम कचरा उठाने का काम ठेकेदारों को दे देते हैं। इसको कहते हैं निजीकरण। नगर निगम खुद कचरा नहीं उठाता बल्कि किसी प्राइवेट कंपनी से ये काम कराता है, तो वही निजीकरण है। नगर निगम ने ये सुझाव दिया था कि खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। आपने देखा होगा जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसके लिए ही नगर निगम ने एक सुझाव दिया था, हरे डस्टबिन और नीले डस्टबिन वाला जो सुझाव था। आपने देखा कि जो खाने पीने और गलने वाली चीजें उसे एक कूड़ेदान में डालना है और दूसरी प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में डालना है, जो कि हरा डस्टबिन और नीले डस्टबिन की बात की जाती है। लास्ट में ये बताया गया है कि सूरत प्लेग के बारे में कि 1994 में सूरत में शहर में भयंकर प्लेग फैला था। और प्लेग जो है ये एक ऐसी बीमारी है कि सफाई न हो तब ये बीमारी फैलती है, ठीक है। तो उस समय सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से क्या था, एक था। तो यही चीज बताई गई है इसकी पॉइंट में कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत में सबसे गंदे शहरों में से एक था, ठीक है। आगे कहा गया है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि सफाई ना हो तो बीमारी फैलती है। नगर प्रशासन की भूमिका क्या होती है, बहुत जरूरी होती है ताकि साफ सफाई हो सके। नगर प्रशासन हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर नगर निगम ठीक से काम करे तो शहर साफ, सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। यही चीज हमने जाना इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर से पॉलिटी समरी की सीरीज में आज हम चैप्टर 8 को कवर करेंगे जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। सीटेट के एग्जाम में काफी बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं और इससे प्रश्न जो पूछा जाता है वो बहुत ही आसान होता है, पर बार बार हम क्या करते हैं कि ना पढ़े होने के कारण गलतियां करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर की पूरी समरी को देखते हैं और बहुत कम समय में इस पूरे चैप्टर को समझते हैं। देखिए इसमें पहला की पॉइंट दिया गया है कि गांव में लोग खेती के अलावा भी कई काम करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़ी बनाना, ईंट, बैलगाड़ी बनाना,
ठीक है, ये सारी चीजें वो करते हैं। साथ ही उनका पेशा सिर्फ किसानी नहीं होता, उससे हट करके वो नर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, धोबी का काम करते हैं, बुनकर, नाई, ये भी इनका पेशा होता है। साथ ही साइकिल ठीक करने वाला भी व्यक्ति गांव में आपको देखने को मिलेगा। दुकानदार, व्यापारी आदि बहुत सारे पेशे में लोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई यह सोचता है कि गांव में लोग सभी लोग किसान होते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि खेती के अलावा ये सारे काम भी गांव के लोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट की पॉइंट दिया गया है कि किसानों को पूरे वर्ष नियमित मजदूरी नहीं मिलती है। इसका मतलब यह है कि बुआई और कटाई के समय ही ज्यादा काम होता है, तो ऐसे में बुआई और कटाई के समय उन्हें काम तो मिल जाता है, बाकी समय जब खेत खाली रहता है तो उन्हें नियमित मजदूरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि कटाई के बाद कई महीनों तक मजदूरों को खेतों में काम नहीं मिलता है और इस कारण से उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। गरीबी के कारण कम उम्र से ही बहुत अधिक लोग कृषि कार्य में लग जाते हैं। देखिए कहा गया है कि कृषि कार्य में लगने वाले लोग जो होते हैं वो अधिक लोग कम उम्र में ही कृषि के काम में लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई 12 साल का बच्चा स्कूल छोड़कर खेतों में काम करने लगता है ताकि घर चल सके। इसका एक कारण यह है कि अधिक परिवार वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि प्राथमिक शिक्षा तो उन्हें फ्री में मिल जाएगी, पर उसके बाद क्या है कि 8वीं के बाद उन्हें फिर से फीस देना पड़ेगा। तो ऐसे में वो गरीबी के कारण क्या करेंगे, आगे की पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे, तो वो काम उन्हें बाद में करना है तो क्या करते हैं कि इसी समय वो लग जाए ताकि उनके काम में हाथ बटे। तो ऐसे में देखा जाता है बहुत बार कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने पिता माता के साथ खेतों में काम करने लगते हैं। तो वही चीजें इसमें बताई गई है कि गरीबी के कारण कम उम्र से ही बहुत अधिक लोग कृषि कार्य में लग जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बताया गया है कि लोग कम मजदूरी पर भी जमींदार के यहाँ क्यों काम करते हैं, यानी कि अपने ही गांव का जो जमींदार होता है तो वहां पर लोग क्या करते हैं, कम मजदूरी में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह भरोसा होता है कि कभी वो क्या होंगे कि बीमार पड़ेंगे तो उनका जो जमींदार है उन्हें क्या करेगा, पैसे उधार दे सकता है जरूरत पड़ने पर। हो सकता है कि एक कोई गांव है और भी कोई गांव है, एक गांव का जो जमींदार है वो काम करने पर मात्र मान के चलिए कि 60 रुपए देता है और भी गांव में वही काम करने पर 80 रुपए मिलता है। तो भी क्या होता है कि मजदूर जो होते हैं वो कम रेट में ही जमींदार के यहाँ काम कर लेते हैं, क्योंकि उनके गांव का जमींदार पर उन्हें भरोसा होता है कि अगर उन्हें आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी तो वह आपातकाल की स्थिति में यहाँ आएंगे और कुछ पैसे उधार उन्हें मिल सकते हैं, या जमींदार के यहाँ जब भी काम होगा तो वह उन्हें बार बार बुलाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं कि कम मजदूरी पर भी क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। तो यही चीज इसमें बताया गया है कि मजदूरी के रेट से कम रुपया पर भी लोग अपने गांव के जमींदार या सेठ के पास ही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि जब भी काम होगा यह हमें ही बुलाएगा, या किसी आपात स्थिति में उस जमींदार से उधार भी ले पाता है। ठीक है, जैसे कोई बीमार पड़ गया या कोई ऐसी आपात स्थिति आ गई तो वो क्या कर सकते हैं, जमींदार से उधार ले लेते हैं। इसी भरोसे से वो कम मजदूरी पर भी काम करते हैं। जब लोगों को खेतों में काम नहीं मिलता तो वह किसी अन्य जगह मजदूरी करते हैं, जैसे खान से पत्थर निकालना या नदी से बालू ढोना, ये सारे काम वह करते हैं, या ईंट भट्टों में काम करना। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि खेती के मौसम के बाहर मजदूर जो है वो पत्थर की खान में काम करने चले जाते हैं। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि खेतों में काम जब नहीं मिलता है, यानी खेत जब खाली रहते हैं, तब वो जो किसान लोग हैं, छोटे तबके के जो किसान होते हैं, वो अन्य जगह जाकर के मजदूरी कर लेते हैं, जैसे खान से पत्थर निकालने का काम, नदी से बालू ढोने का काम, ठीक है, और ईंट भट्टों का काम वो कर लेते हैं। साथ ही इसमें आगे दिया गया है कि कभी कभी लोगों को दूर दराज भी काम की खोज में जाना पड़ता है, यानी पलायन वाली स्थिति आप देखें हैं कि बिहार या यूपी के मजदूर जो हैं वो दिल्ली मुंबई काम करने जाते हैं। तो यही चीजें बताई गई है कि जब गांव में काम नहीं मिलता तो लोग कभी कभी दूर दराज काम की खोज में निकल जाते हैं। अक्सर आपने यूपी बिहार के लोगों को देखा होगा दिल्ली मुंबई में काम करते हुए। तो यही सारी चीजें इसमें बताई गई है। अब आगे इसमें बताया गया कि हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं, कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन हैं। तो ये बताया गया है कि लगभग 40% ग्रामीण परिवार जो है वो खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास छोटी सी जमीन है तो कई पूरी तरह से क्या है, भूमिहीन है, यानी कि उनके पास भूमि ही नहीं है। तो मजदूर क्या करेंगे, ऐसे में दूसरों के खेत में काम करके मजदूरी कमाते हैं, क्योंकि उनके पास छोटी छोटी जमीन के खेत हैं तो उससे उनका गुजारा तो चलेगा नहीं। तो वो बड़े किसानों के यहाँ जाते हैं और जा करके वो क्या करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और या जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है वह भी जाते हैं बड़ी किसानों के यहाँ और खेती मजदूरी करके अपना गुजर बसर चलाते हैं। आगे देखिए दिया गया है कि छोटे किसान आपस में एक दूसरे का मदद भी करते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है। यानी कि एक तरह आप कह लीजिए कि जो छोटे किसान हैं वो आपस में मिलजुल करके काम करते हैं और इस तरह से मजदूरी का जो खर्च है वो कम हो जाता है। एक किसान दूसरे के खेत में बिना पैसे की मदद करता है तो दूसरा किसान पहले वाले किसान के यहाँ आएगा और बिना पैसे की मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि 4 छोटे छोटे किसानों के खेत हैं, तो पहला जो एक किसान है वह B, C, D मान लीजिए, तो मान लीजिए कि एक किसान के यहाँ खेत में काम करना है
तो ये चारों क्या करेंगे कि ये 3 आएंगे और एक के साथ काम करेंगे बिना किसी पैसे के, और इस प्रकार से एक का काम हो जाएगा। 2 दिन मान लीजिए यहाँ काम कर लेंगे, 2 दिन ये सभी मिलकर यहाँ करेंगे, यहाँ 2 दिन, यहाँ 2 दिन, तो 8 दिन में ये पूरे लोग क्या करेंगे, जो छोटे छोटे किसान है वो आपस में एक दूसरे की मदद करके काम कर लेंगे। इससे काम भी आसान हो जाता है और उनकी मजदूरी भी बचती है, यानी कि वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग की भावना के साथ वो मजदूरी भी बचत करते हैं और साथ में उनका काम भी आसान हो जाता है। यही चीजें इसमें बताई गई है। अतिरिक्त आय के लिए किसान गाय भैंस पालते हैं। ठीक, आपने देखा होगा अक्सर गांव में कि अतिरिक्त आय हो, इसके लिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, जिससे कि खेती के अलावा वो दूध बेचने का भी काम करते हैं। किसान अक्सर बीज, खाद व कीटनाशक खरीदने के लिए कर्ज लेता है। अगर फसल अच्छा हुआ तो उसे चुका देता है, परंतु किसी कारण से फसल बर्बाद होने पर वह कर्ज नहीं चुका पाता है। यानी कर्ज जाल की इसमें बात की गई है कि बीज, खाद, कीटनाशक के लिए क्या होता है, किसान कर्ज लेता है और अगर मान लीजिए कि फसल अच्छा हुआ तब तो वो कर्ज चुका देगा, परंतु अगर फसल खराब होती है तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करता है, कर्ज नहीं चुका पाता है और बार बार कर्ज लेकर के वो कर्ज जाल में फंस जाता है। कई बार किसान जब मानसिक तनाव से पीड़ित हो जाता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि कभी कभी किसान क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। तो यही कारण है, जब वो कर्ज जाल में फंस जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि बार बार कर्ज लेने से वो जब फसल अच्छी नहीं होगी और वह नहीं चुका पाएगा तो कर्ज जाल में फंस करके वो मानसिक तनाव में आता है और ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या कर लेता है। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे करते करते वो कर्ज जाल में फंस जाता है जिससे निकल नहीं पाता और कई बार किसान आत्महत्या कर लेता है। भारत में केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। उनके पास अधिकतर जमीन होती है और वे अलग से भी कई काम करते हैं, जैसे ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना आदि। कहते हैं कि जो बड़े किसानों की संख्या है भारत में वो लगभग 20% है, जिनके पास ज्यादा जमीन है, खेती के अलावा भी उनके पास काम है, साथ में वो ब्याज पर पैसा देते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं। बड़े किसान गांव के साहूकार भी होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये तो उत्तर भारत की अब तक हम बात कर रहे थे। अब मध्य भारत में क्या बताया गया है की पॉइंट में, कि मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनना, तेंदू का पत्ता इकट्ठा करना, तेंदू के पत्ते से क्या होती है, बीड़ी बनती है, शहद निकालना, यह सभी काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। ठीक है, मध्य भारत की बात की जा रही है कि जंगल की उपज से भी वो क्या करते हैं, आजीविका चलाते हैं। जंगल की उपज से क्या, जैसे खेती तो करते ही हैं, साथ में जंगल की उपज जैसे महुआ बीन लेते हैं, ठीक, जैसे कि शराब बनता है महुआ से, तो ऐसे में उन्हें क्या मिलता है, अतिरिक्त आय का स्रोत हो जाता है महुआ। तेंदू का पत्ता जिससे बीड़ी बनता है और शहद, ये सारी चीज को बेचते हैं आदिवासी परिवार और बेच करके आय कमाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है सीढ़ीनुमा खेती। तो देखिए सीढ़ीनुमा खेती क्या है कि पहाड़ी ढलान को सीढ़ियों में बदलते हैं। यहाँ के जो छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में बांटा जाता है, पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। तो ये बताया गया है कि जैसे उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पहाड़ी ढलान को सीढ़ियों में बदलते हैं पहले, जिससे कि और थोड़ा सा प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे कि उसमें पानी भरा रह जाए। चावल के लिए यह उत्तम खेती के लिए एक जमीन तैयार हो जाती है और यहाँ पर चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में और पूर्वोत्तर भारत में। इसके अलावा ये बताया गया है कि समुद्री इलाकों में लोग मछली पकड़कर आय प्राप्त करते हैं। प्रत्येक वर्ष मानसून के समय 4 महीने तक समुद्र में नहीं जा पाते हैं क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इस महीनों में वे व्यापारियों से उधार लेकर काम चलाते हैं। समुद्री क्षेत्रों में कैसे आजीविका चलाई जाती है, तो ये बताया गया कि मछली पकड़ना मुख्य काम होता है, परंतु जब मानसून का समय होता है तो 4 महीने समुद्र में ये लोग नहीं जाते मछली पकड़ने, क्योंकि यह समय जो होता है वो मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में मछुआरे जो होते हैं वो व्यापारियों से उधार लेकर के अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शहर में सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला या सड़क पर मोबाइल ठीक करने वाला इंसान रोज कैसे कमाता है? क्या उसकी नौकरी सुरक्षित होती है? और सरकारी नौकरी वालों को इतनी सुविधाएं क्यों मिलती हैं? आज हम क्लास 7 NCERT पॉलिटी के समरी की सीरीज में चैप्टर 9 को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले के जितने भी अध्याय हैं उनकी समरी को हमने पहले ही अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आसान से आसान भाषा में, रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ, जिसे आपको समझने में बिल्कुल भी आसान लगे। तो आइए चैप्टर 9 जो है शहरी क्षेत्र में आजीविका, इसकी समरी को देखते हैं और समझते हुए इस चैप्टर को कवर करते हैं। देखिए इसमें पहला ही की पॉइंट दिया गया है कि भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। देखिए हमने पढ़ा था पंचायती राज वाले चैप्टर में कि भारत में गांवों की संख्या 6 लाख है, लगभग 6 लाख से अधिक क्या है भारत में गांव हैं। तो इसी प्रकार से फैक्ट यहाँ दिया गया है कि भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं।
अब देखिए शहर में जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका क्या होती है। तो ये कहा गया है कि शहर वे जगह है जहां पर लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं या फिर कोई सेवा कार्य करते हैं और ऐसे करके अपनी आजीविका चलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें किसी भी बड़े शहर की हम बात कर लें कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब बड़े शहर हैं जहां पर लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या मजदूरी करते हैं या कोई सेवा कार्य करके क्या कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि भारत में 5,000 से ज्यादा शहर है और 27 महानगर है और आजीविका चलाने के ये साधन है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो अगला की पॉइंट जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि शहरों में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं। अगर स्वरोजगार की बात की जाए कि स्वरोजगार क्या है, तो शहरों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सड़कों पर काम करते हैं और चीजें बेचते हैं या फिर मरम्मत करते हुए आपको दिख जाएंगे, ऐसे ठेलों पर काम करते हुए। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो सब्जी वाले को आप देखते हैं या अखबार बेचने वाले को देखते हैं या ऑटो रिक्शा या रिक्शा चलाने वाले को देखते हैं या मोची का काम करते हुए अगर आप किसी को देखें, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाला, ये सारे क्या है, स्वरोजगार में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अब देखिए इसमें मेन फैक्ट जो दिया गया है, जो बार बार एग्जाम में आता है, वो ये है कि अहमदाबाद में एक सर्वे हुआ था जिसमें यह पाया गया कि 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। ठीक है, अहमदाबाद के सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखेंगे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। इसे गैर कानूनी समझा जाता है, लेकिन कई संस्थाओं की मदद से इस मुद्दे को सामने लाया गया है और फिर ये मुद्दा जब बार बार उठा तो इसे गैर कानूनी जो समझा जाता था, इस पर अब सरकार क्या है, विवश से सोचने के लिए, क्योंकि हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। आपने देखा होगा भारत के शहरी इलाकों में कि लगभग संख्या दी गई कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो आप देखेंगे सड़क के किनारों पर ठेले लगाकर या फुटपाथ पर क्या करते हैं, सामान बेचते हुए दिखाई देते हैं। पहले जो कि इसे गैर कानूनी समझा जाता था, लेकिन कई सामाजिक संस्थाओं और संगठनों ने सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया। ठीक है, तो अब सरकार जो है वो कानून बदलने पर विचार कर रही है ताकि इन लोगों का काम अस्थायी और सुरक्षित हो सके, क्योंकि देखिए एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनकी आजीविका का साधन है। ठीक है, जो भी वो सामान बेचते हैं उससे वो अपनी आजीविका चलाते हैं। क्योंकि ये गैर कानूनी है, इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे जब अचानक से पुलिस इत्यादि आते हैं तो ये लोग अपना सामान इधर उधर हटाने लगते हैं। परंतु बहुत सारी सामाजिक संस्था सामने आए और सरकार के सामने उन्होंने यह बात रखा, यह मुद्दा रखा कि इन्हें काम करना दिया जाए, मतलब ये गैर कानूनी नहीं बल्कि इस पर विचार किया जाए ताकि इन लोगों का काम अस्थायी और सुरक्षित हो सके। तो यही चीजें इस फैक्ट में बताई गई है। अब अगला जो है यही है, अब सरकार भी इस कानून को बदलने पर विचार कर रही है। कानून में बदलाव होने से इनका काम क्या होगा, अस्थायी और सुरक्षित हो जाएगा। लेबर चौक, हर शहर में देखते हैं आपकी क्या होता है, लेबर चौक होता है। यह वह जगह होती है जहां पर दिहाड़ी मजदूर, मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर काम के लिए क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। अगर उस दिन काम मिला तो पैसा मिलेगा, नहीं मिला तो उस दिन कोई कमाई नहीं होगी। तो ये लेबर चौक अगर हर शहर में आप देखेंगे तो एक स्थान होता है जहां पर दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर आदि क्या होते हैं, खड़े होते हैं और जिन्हें आवश्यकता होती है वो उनसे बातचीत करते हैं और फिर क्या करते हैं, उन्हें काम पर रखते हैं। तो लेबर चौक के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब देखिए असंगठित क्षेत्र के विषय में बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र क्या है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अनियमित रूप से काम करते हैं। उनको काम तभी मिलेगा जब मालिक को जरूरत होगी। यानी देखिए असंगठित क्षेत्र जो है, जिनकी नौकरी निश्चित नहीं होती, ठीक है, वे असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, काम जो होता है अनियमित रूप से यहाँ पर लोग काम करते हैं। मालिक को जब जरूरत होगी तभी वह उससे क्या करेगा, काम पर रखेगा। वेतन यहाँ पर कम मिलता है असंगठित क्षेत्रों में। काम के घंटे ज्यादा होते हैं पर आवश्यकता अनुसार उनका मेहनताना नहीं मिलता है। छुट्टी बहुत कम आपको देखने को मिलती है। नौकरी से निकाल देने का डर भी होता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो कोई घरेलू नौकर का उदाहरण ले लीजिए, या फिर किसी दिहाड़ी मजदूर का, या फिर ठेला लगाने वाले को आप देखिए, या निर्माण मजदूर को देखिए। ये सारे ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं और इनका काम जो होता है वो अनियमित रूप से ये काम करते हैं। उनको काम तभी मिलेगा जब मालिक को जरूरत होती है, ठीक है। और इसके लिए उनको क्या है कि साल के बचे हुए समय में उनको दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। पैसे भी रेट से कम मिलते हैं और काम के घंटे भी तय समय से ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं करने पर उनको जॉब से बाहर भी हो जाने का खतरा होता है। वहीं अगर हम संगठित क्षेत्र की बात करें तो जहां नौकरी सुरक्षित होती है और सरकार के नियम लागू होते हैं, वो जो क्षेत्र होते हैं वो संगठित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग एक सुरक्षा के साथ काम करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर नौकरी जो होगी वो सुरक्षित होगी और सरकार के नियम यहाँ लागू होते हैं। अब सुविधाएं क्या क्या मिलती है, जैसे आपने पीएफ की बात सुनी होगी, भविष्य निधि की बात सुनते हैं आप। जैसे तनख्वाह का कुछ हिस्सा क्या किया जाता है, सरकार के पास जमा किया जाता है और सरकार क्या करती है कि उन्हें ब्याज के साथ रिटायरमेंट पर वही पैसा देती है, ब्याज भी उसमें जुड़ता जाता है और रिटायरमेंट में वही पैसा सरकार उन्हें देती है। अब छुट्टियां जो है, जैसे कि राष्ट्रीय त्योहार पर उन्हें छुट्टी मिलेगी, सालाना छुट्टी कुछ निर्धारित होती है संगठित क्षेत्र में, साथ ही आपको रविवार की छुट्टी भी मिलती है और इलाज की भी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कर्मचारी और परिवार का इलाज की सुविधा मिलती है, बीमारी में छुट्टी मिलती है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी को देखें या बैंक कर्मचारी को देखें या बड़ी कंपनियों के कर्मचारी को देखें तो यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो यही संगठित क्षेत्र में बताया गया है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग एक सुरक्षा के साथ काम करते हैं, उनको कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि यानी पीएफ में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। उन्हें इतवार या राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलता है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा भी उठाती है। तबीयत खराब होने की स्थिति में उन्हें छुट्टी मिलती है। तो यही चीजें बताई गई है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पूरे चैप्टर को अगर हम देखें और इसमें देखें कि असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में को अगर हम बारीकी से और समझें तो आपने पढ़ा कि असंगठित क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर नौकरी अस्थायी होती है, कम वेतन मिलता है, काम ज्यादा करना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं है और हमेशा यह डर बना रहता है कि कब मालिक निकाल दे। परंतु अगर हम संगठित क्षेत्र की बात करें तो नौकरी यहाँ पर सुरक्षित होती है, एक निश्चित वेतन मिलता है, साथ में पीएफ की सुविधा होती है, छुट्टी मिलता है, इलाज की भी अधिकांशतः सुविधा रहती है, ठीक है, और कानूनी सुरक्षा भी दी जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि शहर में आजीविका सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि संघर्ष की कहानी भी है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।